हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में आई थी जस्ट फॉर ट्रेड, बट धीरे धीरे इन्होंने कैसे अपनी पावर ग्रो की, ये सारा कुछ ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये सारी ही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ताकि हमें रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो, जो मुगल के लास्ट पावरफुल रूलर थे वो थे औरंगजेब। उनके बाद जो रूलर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, वो कैपेबल नहीं थे कि वो इतना बड़ा जो एम्पायर था उसे संभाल पाते। ठीक है। तो अब जो औरंगजेब थे उनकी डेथ हो गई थी इन 1707। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उनके मानसाबदार थे, जो उनके जमींदार थे, उन्होंने अपने अपने ऑटोनोमस टेरिटरी जो थी उसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और वो उसे कंट्रोल करने लगे। ठीक है। और इस तरह क्या हुआ, इस तरह काफी अलग अलग जो रीजनल पावर्स थी वो डेवलप हो रही थी। बट जो पहले हुआ करता था कि जो सेंटर था, जो दिल्ली था पावर का सेंटर, वो अब नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर थे उनकी हो गई थी डेथ। बाहर वाले इतनी कैपेबल नहीं थे। जमींदार और अलग अलग जो मनसबदार थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी बना ली थी, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो अब हमारे पास थे अलग अलग रीजनल पावर्स। ठीक है। और इसके बाद इन मिड 18th सेंचुरी एक नई पावर इमर्ज होने लगी, जो कि थे ब्रिटिश। तो ये इंडिया में कैसे आए, धीरे धीरे कैसे पावरफुल बने, कैसे इन्होंने अलग अलग टेरिटरीज को कैप्चर किया, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1600 विद रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ I फॉर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इन द ईस्ट। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, उनसे एक एक्सक्लूसिव राइट, एक एक्सक्लूसिव अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ईस्ट में सिर्फ यही लोग हैं जो ट्रेड करेंगे। यानी कि इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो कि ईस्ट में जाके ट्रेड करेगी। यानी कि इनका इंग्लैंड से कोई और कॉम्पिटिटर ईस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिले थे इन द ईस्ट। अब इंग्लैंड से तो नहीं थे, बट और यूरोपियन अलग अलग पावर्स थे, जैसे कि पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे। ये सब भी इंडिया आना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इन सबको ही इंडिया से सेम चीजें चाहिए थी। इनको चाहिए थे इंडिया की स्पाइसेस, इंडिया की कॉटन एंड सिल्क। क्यों? क्योंकि इसकी वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी। यहाँ से ये इसे कम प्राइसेस में खरीदते थे और वहां जाकर इन यूरोपियन मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट करके वो आगे बेच देते थे। तो इंडिया की जो स्पाइसेस थी, पेपर हो गए, सिनेमन हो गए, इनकी वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी और इसीलिए ये सब लोग इंडिया आना चाह रहे थे और आ भी रहे थे। ठीक है। So India was rich and therefore it attracted traders from Portugal, Holland, France and England. हर जगह से जो traders थे, they were attracted towards India. Competition among European countries led to conflicts, especially naval battles. अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे चाहिए था कि सारा प्रॉफिट उन्हें मिले, जो दूसरे थे उन्हें चाहिए था कि उनको मिले। तो ऐसे में क्या होता था, ऐसे में होते थे इनके बीच में बैटल्स। ये लोग एक दूसरे की जो शिप्स होती थी उनको उन पर बम्बार्डिंग करते थे, उनका रास्ता रोक देते थे, बैटल्स फाइट करते थे। तो ये सब क्यों करते थे? ताकि ये अपना कंट्रोल कर पाए ओवर द ट्रेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंग्लिश शिप्स इंडिया में आई तो उससे पहले ही जो पोर्चुगीज थे वो यहाँ आ चुके थे और उन्होंने खुद को ऑन द वेस्ट कोस्ट स्टैब्लिश भी कर लिया था। उनका जो बेस था वो उन लोगों ने बनाया था एट गोवा। और साथ में वास्को द गामा, उनके बारे में भी जान लो कि ये कौन से, ये एक पोर्चुगीज ट्रेवलर थे और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया। कब डिस्कवर किया था? इन 1498। ठीक है। तो जब इंग्लिश यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी जो पोर्चुगीज हैं उन्होंने अलोंग द वेस्ट खुद को एस्टैब्लिश कर लिया। उनका बेस था गोवा में और पोर्चुगीज ट्रेवलर थे वास्को द गामा, जिन्होंने सबसे पहले जो इंडिया के सी रूट था उसे डिस्कवर किया था। ठीक है। तो ये हमने जान लिया अबाउट वास्को द गामा और ये भी देख लिया कि पोर्चुगीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे। अब जो ब्रिटिशर्स आए उनको लगा कि हाँ भाई इनके कॉम्पिटिटर है, तो उन्होंने उनके साथ लड़ाइयाँ की और एंड में क्या हुआ, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स, उनके जो बाकी सारे यूरोपियन राइवल्स थे उनको उन्होंने डिफीट कर दिया और बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग अलग जगह जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप की, जैसे कि सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में एंड कलकत्ता में। अब ये फैक्ट्रीज क्या होती है? तो नाम से तो लगता है कि यहाँ पर कुछ बनता होगा, कुछ प्रोड्यूस होता होगा, बट नहीं, ये नाम के लिए इन्हें फैक्ट्रीज बोला जाता था, बट एक्चुअली क्या होता था, ये एक ऑफिसेस की तरह वर्क करती थी। यहाँ पर जो भी उन्हें सामान एक्सपोर्ट करना होता था ये लोग यहाँ पर रखते थे और सारा कुछ ही यहाँ से ये लोग मैनेज करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रीज के बाद जो भी इनके ट्रेडर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, इन्होंने कहा कि आप लोग भी इस फैक्ट्री के पास ही रहो ताकि इट विल बी इजी टू कोऑर्डिनेट। तो वो लोग भी वहीं आके रहने लगे। फिर इनका एक छोटा सा ही सेटलमेंट टाइप बन गया। फिर इन्होंने क्या किया, ये लोग उसके चारों ओर बनाने लगे फोर्ट्स ताकि उसे और प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाए। अब बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि पहले आप आ गए, फिर आपने लोगों को वहां रख लिया, अब आप वहाँ फोर्ट्स बना रहे हो, दूसरे जो और लोग आ रहे हैं इंडिया में हमारे साथ ट्रेड करने, आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, सिर्फ आप ही कर रहे हो। तो ये चीजें काफी सारे जो रूलर्स थी दे वर नॉट ओके विद दिस एंड ऐसे धीरे धीरे जो था इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, और इसके बाद हुआ था हमारा बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब ये क्यों हुआ था? तो देखो, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला अपोज्ड ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन एंड मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का अपोज किया कि आप ऐसे फोर्टिफिकेशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और साथ में क्या था, तो जो औरंगजेब थे उन्होंने एक फरमान दिया था, यानी कि एक रॉयल ऑर्डर दिया था। और उस फरमान के बाद क्या हुआ था कि जो भी इनकी कंपनी वाले ट्रेड हो रही थी उन्होंने बोला कि इट कैन बी डन फ्री ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी फ्री कर दी थी। ठीक है। बट ये लोग क्या कर रहे थे, उसमें भी एडवांटेज ले रहे थे कि जो अपनी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसका भी ड्यूटी नहीं दे रहे थे, उसका भी टैक्स नहीं दे रहे थे। तो इससे हो रहा था हमारे रूलर्स को बहुत ज्यादा लॉस। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने बोला कि एक तो आप अपनी मर्जी से ये फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते और दूसरा आप जो ट्रेड प्रिविलेज आपको दिए गए थे आप उनका मिसयूज कर रहे हो, तो आपको वो रोकना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने अपने फोर्ट्स भी बनाया और अपने अकॉर्डिंगली ही वो ट्रेड करते रहे।
तो इससे क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे वो हुए गुस्सा, हो गए उनके फैक्ट्री पर। वहाँ पर वो अपने ट्रूप्स के साथ गए, अपने सोल्जर्स के साथ गए, इनके जितने भी वर्कर्स थे उन सबको बाहर निकाला, इनकी फैक्ट्री लॉक कर दी, उनके सारे ही जो भी उनके पास आर्म्स थे वो सब ले लिए। और जब ये आगे जाके बाकी ब्रिटिश अलग अलग जगह जिनकी फैक्ट्रीज थी वहां पता चला, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने भेजे उनके रॉबर्ट क्लाइव को उनकी आर्मी के साथ। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का हुआ बैटल। इसमें रॉबर्ट क्लाइव यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए। और ये जो ब्रिटिश फोर्सेस जीते, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था मीर जाफर का। ये कौन थे, ये थे नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के कमांडर। बट इन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनकी हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ डील। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि आप इसमें, ये जो हमारी लड़ाई हो रही है इसमें आप पार्टिसिपेट मत करो और हम आपको आगे चल के नवाब बना देंगे। तो इसीलिए इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कभी अपनी जो सोल्जर्स थे उन्हें लेकर वहां तक पहुंचे ही नहीं, ना इन्होंने कभी फाइट की। तो इस वजह से जो सिराजुद्दौला थे ही लॉस्ट इन दिस बैटल। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जीत गए और उन्होंने मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब। और ये बैटल जीतने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल गया ओवर द बंगाल। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ का जो नवाब भी था वो भी उन्हीं ने बनाया था एक तरह से। तो वो उनकी पपेट रूलर की तरह वो चाहते थे कि जो भी नवाब से वो काम करे, वो जो कहें वो उसी तरह चलते रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशर्स और हमारी कंबाइंड फोर्सेस थी ऑफ मीर कासिम जो कि थे नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला जो कि थे नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकंड जो कि थे मुगल एम्परर। इसमें भी क्या हुआ, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए और जो हमारी कंबाइंड फोर्सेस थी वो हार गई। और ऐसे उनका जो कंट्रोल था वो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं, वो एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कंपनी को दे दिया दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब कि अब वो जो रेवेन्यू था उसे वो बंगाल से कलेक्ट कर सकते थे और मैनेज कर सकते थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। एडवांटेज कैसे हो गया कि अब कंपनी हैड इकोनॉमिक कंट्रोल और इसी तरह एक वर्चुअल रूलर बन गए। कैसे, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंट्रोल था, जो मनी के ऊपर कंट्रोल था, जो टैक्सेस की, जो रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल था, वो पूरा का पूरा कंपनी को दे दिया था। अब एक तो उनका पूरा कंट्रोल हो गया। और इससे क्या हुआ कि अभी तक क्या होता था कि जो भी उन्हें इंडिया में कुछ सामान खरीदना होता था, इंडिया से खरीद के उसे एक्सपोर्ट करना होता था, तो वो इंडियंस को गोल्ड कॉइन्स देते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ सामान नहीं था जो कि इंडियंस को लेना होता था। तो ये बार्टर नहीं हो पाता था, उनको इंडियंस को गोल्ड कॉइन्स देने पड़ता था और उसके बदले में वो सामान लेते थे। बट अब जब वो दीवानी उनके कंट्रोल में आ गई, अब रेवेन्यू उनके कंट्रोल में आ गया, तो वो बाहर से कुछ उन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो इंडियन से जो टैक्स लेते थे उसी से वो सामान लेते थे और उसे बाहर जाके एक्सपोर्ट करते थे। तो मतलब अब उनका जो प्रॉफिट था वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था। क्यों, क्योंकि पूरा रेवेन्यू यहीं से लेकर यहीं के लोगों को दे देते थे, उससे अपने आप को भी मेंटेन कर लेते थे, अपनी सैलरीज भी निकाल लेते थे और बाहर जाके जब उसे बेचते थे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी ले लेते थे। तो इस तरह अब उनका जो प्रॉफिट था वो बढ़ रहा था और पूरा जो रेवेन्यू था उनके कंट्रोल में था। अब इसके बाद देखो, कंपनी ने जो अपना रूल था वो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड किया था। ये अलग अलग इंडियन रूलर्स के साथ इन्होंने फाइट की। जैसे कि मैसूर में थे हमारे टीपू सुल्तान और उनका था अच्छा खासा रिलेशंस विद द फ्रेंच। उन्हें पसंद था कि जो फ्रेंच थे वो इंडियंस को अच्छे से ट्रीट करते थे। वहीं जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये उतने अच्छे से इंडियंस के साथ नहीं रहते थे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे फ्रेंच का ट्रेड। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें गुस्सा आने लगा, इन्हें दिक्कत होने लगी, तो इन्होंने बहुत सारे वॉर्स किए विद द मैसूर और इन्हीं को कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर। टोटल 4 वॉर हुए थे जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फाइट किया था विद हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे एंड फाइनली इन द 4th बैटल इन्होंने टीपू सुल्तान को किल कर दिया था इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान को कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर एंड ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट फॉर द ब्रिटिशर्स। तो फाइनली क्या हुआ था, इन द 4th बैटल इन्होंने उन्हें हरा दिया था एंड दे किल्ड टीपू सुल्तान। इसके बाद बहुत सारे मराठास के साथ भी वॉर हुए थे जिन्हें बोला जाता था एंग्लो मराठा वॉर। टाइम पीरियड है फ्रॉम 1775 टू 1891। इसे आप 1891 कर लेना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इन्होंने फाइनली जो मराठा की पावर थी उसे क्रश कर दिया था एंड इट एंडेड विद ब्रिटिश विक्ट्री। इसके बाद हुए थे एंग्लो सिख वॉर। तो इसमें क्या था कि देखो, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट से कोई भी उनका ओपोनेंट या उनका कॉम्पिटिटर इंडिया में ना आ पाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अफगानिस्तान कंट्रोल किया, फिर कुछ और पार्ट्स कंट्रोल किया। उसके बाद जब तक रंजीत सिंह थे उन्होंने पंजाब की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, हम फाइट नहीं कर पाएंगे। बट उनकी डेथ के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। तो ऐसे क्या हुआ, इन्होंने पूरा पंजाब कैप्चर कर लिया, मराठास वाला रीजन कैप्चर कर लिया, मैसूर में इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो हर जगह धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब ऐसे नहीं हो रहा था तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, जिससे कि इन्होंने अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनको अपने अंडर लाने का प्रोविजन बनाया। ये क्या था, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस वाज गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर कोई भी रूलर की डेथ हो जाती थी विदाउट हैविंग अ मेल हायर, यानी कि उनका कोई भी बेटा नहीं होता था और उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको उनके किंगडम को संभालने वाला ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग कोई नहीं था। और ऐसे में ये क्या करते थे कि उनका किंगडम हो जाता था लैप्स और वो मिल जाता था ब्रिटिशर्स को, यानी कि वो किंगडम फिर किसके पास चला गया, वो चला गया फिर ब्रिटिशर्स के पास। जैसे कि हमारा झांसी, सतारा, उदयपुर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने वो एरिया एनेक्स कर लिया। तो क्या था, सिंपल सा इनका फॉर्मूला कि अगर कोई किंग की डेथ हो गई और उनका कोई भी बेटा नहीं है, कोई भी मेल हायर नहीं है, देन वो जगह हम कंट्रोल करेंगे, हम उसे कैप्चर करेंगे, हम वहां देखेंगे सब कुछ। तो ये था इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा सो नेक्स्ट ऐसे ही एक और इनकी पॉलिसी थी विच वाज सब्सिडरी अलायंस एंड इट वाज गिवन बाय लॉर्ड वेल्सी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने इंडियन रूलर से कहा कि आप ब्रिटिश ट्रूप्स रखो अपनी टेरिटरी में, यानी कि आप हमें रखो, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास बेटर ट्रेन सोल्जर्स हैं, हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स है, तो आपको आपकी प्रोटेक्शन की चिंता नहीं करनी, आप हमें रखो और बदले में आप हमें पे करते रहो ताकि हम अपने ये जो सब कुछ है इसे हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। अब धीरे धीरे क्या हो गया, काफी सारे लोग मान गए, लेकिन एक और भी प्रोविजन था कि अगर आप हमें पे नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे, आपकी टेरिटरी का पार्ट ले लेंगे।
तो ऐसे भी इन्होंने बहुत सारे एरिया को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया बिकॉज ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। जाते थे उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने और लौट के क्या होता था, उन्हीं की टेरिटरी को ले लेते थे कि आप हमें पे नहीं कर रहे तो हमें आपकी टेरिटरी लेनी पड़ेगी, जैसा कि हमारी डी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश हर जगह फैल रहे थे, वो हर जगह घुसना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हर इंटरनल अफेयर में उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, उनको पता हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि होते थे रेसिडेंट्स। अब रेसिडेंट्स कौन होते थे, तो ब्रिटिश अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन कोर्ट्स टू सुपरवाइज एंड गाइड रूलर्स। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने ब्रिटिशर्स को इंडियन कोर्ट्स में भेजा कि आप रूलर्स को सुपरवाइज करो, उनको गाइड करो। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, इंटरनल अफेयर्स में भी घुस रहे थे, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में भी एंटर कर रहे थे, जो कि हमारे काफी रूलर्स को पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा इंडियन किंग्स लॉस्ट पावर। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो इंडियन के किंग्स थे वो एक पपेट बनते जा रहे थे, उनकी पावर खत्म हो रही थी। कहीं सब्सिडरी अलायंस आ रहा था, कहीं बहुत सारे जो ब्रिटिश हैं वो एज रेजिडेंट्स उनके कोर्ट में पहुंच रहे थे। तो ये अलग अलग इश्यूज की वजह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो पावर थी ऑफ द इंडियन रूलर्स इट वाज डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू उनके कंट्रोल में आ गया था, उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। साथ में उन्होंने एक नया परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया इन 1793 एंड इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जमींदार थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। टैक्सेस कहाँ से लेते थे, पीजेंट से लेते थे। और ये एक फिक्स्ड सिस्टम था, फिक्स्ड रेवेन्यू था जो कि उन्हें देना ही देना था। पीजेंट्स के पास अगर ना भी हो तो इन्हें उससे मतलब नहीं, उनकी फसल खराब हो, उनका अच्छे से प्रोड्यूस ना हुआ हो, इनको उससे कुछ नहीं था। इनको था कि हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए, बिकॉज ऑफ विच ऑफन जो हमारे पीजेंट्स होते थे वो एक्सप्लॉइट होते थे, उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते थे वो लोग। क्यों, क्योंकि जमींदार को था कि पीजेंट्स देंगे तो वो देंगे, अदरवाइज वो जमींदार से लेते थे। तो ये जो इनका ये पूरा सिस्टम था इट वाज वेरी हार्श टुवर्ड्स इंडियंस। नेक्स्ट दे रीऑर्गनाइज द आर्मी। यानी कि क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे वो तो इंडियंस होते थे, बट उनको कंट्रोल कौन करते थे, उनको कंट्रोल करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। उनके हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते थे जो कि वो ऑब्वियसली इंडियन रेवेन्यू से ही फुलफिल करते थे, जैसा कि हमने अभी देखा था थ्रू सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद रेवेन्यू तो उन्हें अलग से मिल ही रहा था। अब इस सबका इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा था, तो देखो इंडिया का जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, धीरे धीरे ये सारा कुछ डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिसंस और वीवर्स थे उनकी जॉब खत्म हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत चीप रेट्स में उनसे सामान लेते थे। पहले अलग अलग थे, ब्रिटिशर्स थे, पोर्चुगीज थे, डच थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो ज्यादा पैसे देता था इंडियंस उन्हें दे देते थे। बट फिर ब्रिटिशर्स ने सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया, उन सबसे लड़ाई कर लिया, उन सबको यहाँ से हटा दिया। अब बच्चे सिर्फ ब्रिटिशर्स, तो अगर वो कम पैसे देंगे तो भी इंडियंस को उन्हें देना पड़ेगा। तो इससे उनका प्रॉफिट कम हो रहा था और धीरे धीरे जो हमारे आर्टिसंस एंड वीवर्स थे दे वर लूजिंग देयर जॉब्स। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, बट ये सारा कुछ उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए किया था, नॉट फॉर द इंडियंस। सो दीज वर ऑल द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीडम्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले दीवानी क्या था, दीवानी था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो कि ब्रिटिशर्स को मिल गया था सबसे पहले इन बंगाल। वहां का वो रेवेन्यू कलेक्ट भी कर पा रहे थे और अकॉर्डिंगली वो उसे खर्च करके जो अपना रेवेन्यू था उसे बचा रहे थे और अपना जो इंटरेस्ट था उसे बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा नवाब्स कौन थे, तो ये थे रीजनल रूलर्स जो कि मुगल एम्पायर के अंडर वर्क करते थे और उनके अलग अलग प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे, उनकी देखभाल करते थे। फैक्ट्री क्या होती थी, ये होती थी ट्रेडिंग पोस्ट। यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता था, जो भी सामान एक्सपोर्ट होना था उसे ये यहाँ रखा करते थे। इट वाज लाइक एन ऑफिस। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था, तो ये उनकी पॉलिसी थी कि अगर कोई भी स्टेट है जहाँ के किंग की डेथ हो गई और उनका कोई भी मेल हायर नहीं है तो ये उसे एनेक्स कर लेंगे, ये उसे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट वो सब्सिडरी अलायंस। तो जो इंडियन रूलर्स थे उनको इन लोगों ने फोर्स किया था कि आप ब्रिटिश मिलिट्री रखो, हम लोग आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इसके रिटर्न में आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे फॉर द मेंटेनेंस। जब वो नहीं दे पाते थे तो उनकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते थे। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट की पर्सनालिटीज जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले वी लर्नड अबाउट सिराजुद्दौला। तो ये कौन थे, ये थे नवाब ऑफ बंगाल एंड ही लॉस्ट इन द बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, तो ये थे ब्रिटिश जनरल और इन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फाइट किया था इन द बैटल ऑफ प्लासी। इसके अलावा मीर जाफर, ये थे सिराजुद्दौला के कमांडर जिन्होंने उन्हें बिट्रे कर दिया था, जिसकी वजह से वो हार गए थे और ये बन गए थे एक नवाब हु वाज अ पपेट नवाब फॉर द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट वाज टीपू सुल्तान। तो ये मैसूर के रूलर थे, इन्हें कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके बाद वी हैव लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में देखे, जिनके बारे में हमने जाना, तो इसीलिए आपको इनको याद रखना है। नाउ लुकिंग एट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई थी एज ट्रेडर, बट इवेंचुअली इट टुक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल। धीरे धीरे वो पॉलिटिकली भी कंट्रोल करने लगी, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगी। उसके बाद थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, अलायंसेस एंड क्लेवर पॉलिसीज दे टर्न इनटू रूलर्स। धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग जगहों को उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, कहीं थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कहीं पर उन्होंने अलायंस किया, कहीं पर उन्होंने पॉलिटिकली प्ले किया, क्लेवर पॉलिसीज बनाई जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकेम रूलर्स। इंडियन रूलर्स लॉस्ट ऑटोनॉमी, अपना जो उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे वो खोने लगे थे, इकोनॉमी की शेप बदल गई थी एंड नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश हो रहा था व्हिच वाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये सारी ही जो चेंजेस हो रहे थे ये धीरे धीरे हो रहे थे एंड नाउ ग्रेजुअली जो ट्रेडर्स बनकर आए थे वो रूलर्स बन गए थे इन इंडिया। सो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी और समझा कि धीरे धीरे कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पावर ग्रो हो रही थी। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। साथ में ये लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और बहुत जल्दी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके डेली ही नोट्स ले सकते हो ताकि और भी इजी रहे आपको पढ़ने में। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।